Hello everyone, my name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. Welcome you all to a wonderful platform MedJX. So students, जैसे कि हम लोग structure of atom discuss कर रहे हैं and we have already discussed up to Rutherford atomic model. तो इससे पहले हम देख चुके हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड रदरफोर्ड मॉडल एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग बोहर मॉडल एंड रदरफोर्ड की हम लिमिटेशंस देख चुके हैं. एक बार मैं फिर से बोहर मॉडल को स्टार्ट करने से पहले तुमको बता देती हूँ. रदरफोर्ड जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. उसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. अब जो कुछ कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में रह गई थी उसको करेक्ट करके जो नेक्स्ट मॉडल हमें दिया वो दिया नील बोर ने, राइट. तो नील बोर ने जो मॉडल दिया बेटा वो हमको दिया इन द ईयर ऑफ 1913 and he got Nobel Prize for his work in 1922 में इनको अपने काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला. तो रदरफोर्ड मॉडल was also very close to the एक्चुअल मॉडल ऑफ एन एटम एंड नील बोर ने भी उनके मॉडल को काफी हद तक यूज किया, बट जो चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दैट रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. तो वो जो स्टेबिलिटी थी बेटा वो एटम की जो ये पॉइंट था कि मैक्सवेल ने बोला कि चार्ज पार्टिकल जब भी अपना एक आप बोल रहे हो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है तो वो अल्टीमेटली तो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करना चाहिए, जो कि पॉइंट हम लोग का एटम की स्टेबिलिटी को एक तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है. अगर भी ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर रहा है तो एटम तो स्टेबल हुआ ही नहीं. ठीक है, तो यहां से हम लोग के लिए एक लिमिटेशन आ गई रदरफोर्ड मॉडल की कि रदरफोर्ड ने जो ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो ये हमारा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो नेक्स्ट जो हमने मॉडल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो इस पॉइंट के ऊपर जरूर बात करेगा, दैट इज ऑफ नील बोर्स. ठीक है, तो अब हम लोग बोर मॉडल के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं. तो देखो, बोर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, बोर ने अपने मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. फर्स्ट पॉस्टुलेट बोर ने क्या बोला, पहले पॉस्टुलेट में बेटा बोर ने क्या बोला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. ठीक है जी, आपके पास बोला क्या कि एक सर्टेन ऑर्बिट्स होती है न्यूक्लियस के अराउंड, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होती हैं. ये जो आप देख रहे हो ना शेल्स, ये कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें हम शेल्स, एनर्जी लेवल्स या फिर ऑर्बिट्स के नाम से पुकार सकते हैं. अब कह रहे हैं व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी या फिर लूज एनर्जी. कह रहे हैं कि इन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो वो जो पॉइंट था कि रदरफोर्ड को जो जिस पॉइंट पे चैलेंज किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और अगर एनर्जी रेडिएट करता है तो एक स्पाइरल पाथ इस तरह से फॉलो करता हुआ अल्टीमेटली न्यूक्लियस में घुस जाएगा एंड इट विल नॉट बी स्टेबल. तो बोर ने बोला कि आप जो कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसा नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमता है, कुछ ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमता है भाई जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है. जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये हमारा इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी. एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं कर सकता, तो ये कुछ ऐसे सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमेगा.
हर किसी ऑर्बिट में ये नहीं घूमेगा भाई, ऐसे ही कुछ ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां पर इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो ये बोर ने अपने पोस्टुलेट में पहला पॉइंट ही ये बोला। रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि भाई कुछ फिक्स्ड एनर्जी शेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन उनके उनमें रिवॉल्व करेगा और उसकी एनर्जी वहां पर फिक्स ही रहेगी। ऐसा कोई पॉइंट फिक्स्ड एनर्जी से रिलेटेड रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में नहीं दिया। अब क्या है, तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करेगा और शेल्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, ईदर बाय नंबर्स 1 2 3 4 और ईदर बाय अल्फाबेट्स K L M N लाइक दिस। देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये सेंटर में आ गया तुम्हारा न्यूक्लियस वाला पार्ट। अब इसके अराउंड बेटा हम क्या कह रहे हैं, इसके अराउंड हम कह रहे हैं कि ऑर्बिट्स हैं, इस तरह के ऑर्बिट्स हैं और इनकी एनर्जी हम बोल रहे हैं कि फिक्स है, इनकी एनर्जी फिक्स है। हम बोल रहे हैं कि इनको या तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि ये आपका पहला शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, या फिर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, या तो इसमें बोला आप इसके लिए यूज करेंगे इस तरह से के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे सो ऑन, ओ पी क्यू, इस तरह से आप अल्फाबेट्स यूज करेंगे। अब आपने क्या किया कि कुछ नहीं किया, आपने के से स्टार्ट कर दिया नेमिंग। ए बी सी से करते तो अगर बोर्ड ने ए बी सी यूज किया होता तो हम ए बी सी से करते, ठीक है। उस टाइम पे बोर्ड को लगा कि अगर अंदर की तरफ और कुछ शेल्स निकल के आगे तो आप आगे के अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, तो उसने मिड जैसे से के से अपने ऑर्बिट्स को नेमिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो हमने अभी तक क्या बोला, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी लेवल्स में घूमेगा वो ऐसी कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है वहां उसकी एनर्जी फिक्स ही रहेगी। एनर्जी वो घूमते घूमते लूज नहीं करने वाला। अगर वो लूज नहीं कर रहा है एनर्जी तो इट विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम विल नॉट बी अनस्टेबल। अब हमने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड ये जो पहला वाला शेल है आप इसको 1 बोल दो, उसके बाद अगले शेल को 2 बोल दो, 3 बोल दो, या तो ऐसे बोल दो या फिर आप के एलिमेंट बोल दो। मतलब शेल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्मॉल एन है ना बेटा, इसे हम शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि मैं पहली शेल की बात कर रही हूँ, आप उसको के शेल बोल सकते हो। एन इज इक्वल टू 2, उसको आप एल शेल बोल सकते हो। एन इज इक्वल टू 3, आप उसको एम शेल बोल सकते हो। एन इज इक्वल टू 4, आप उसको एन शेल बोल सकते हो। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। द एनर्जी लेवल्स आर काउंटेड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। हाँ, पहला तुम्हारा अंदर की तरफ से बाहर को मूव करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप ऐसे नहीं करोगे कि बाहर वाले शेल को आप पहला बोल रहे हो फिर दूसरा बोल रहे हो। ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं भाई, न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकता है। और जो पहला ऑर्बिट आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के बिल्कुल जो अंदर वाला होगा, सेंटर वाला होगा, उसको फर्स्ट नंबर देंगे। अच्छा मैम, आपने बोला कि एटम में देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। हाँ, होते इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में बेटा घूमेगा जहां पर उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करता है। ठीक है जी, तो ये बात मैम हमें समझ में आ गई और इस तरह से हम इन शेल्स का नाम बोलेंगे के एल एम एन ओ पी करके, इस तरह से हम अल्फाबेट्स यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आ जाते हैं अपना। क्या बोला इस पोस्टुलेट में, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बोला कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ऑर्बिट के, इसके न्यूक्लियस के अराउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी बेटा एनर्जी अलग अलग नहीं है कि जो पहले की है वही दूसरे की होगी, वही तीसरे एनर्जी लेवल की होगी। ऐसा नहीं होगा, इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। इन सारे शेल्स की बेटा एनर्जी डिफरेंट होती है। तो ये बोला अभी तक कि ईच एनर्जी लेवल
Each energy level is associated with a fixed amount of energy. The shell nearest to the nucleus having minimum energy and the shell farthest from the nucleus having the maximum energy. भाई हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज शेल है, मतलब के शेल है, उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। और जैसे जैसे आप इस न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, इस के शेल से एल एम एन ओ, जैसे जैसे आगे के शेल की तरफ मूव करते जाओगे, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब जो सबसे दूर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, और जो न्यूक्लियस के सबसे करीब हुआ मैम, उस एनर्जी उस और एनर्जी लेवल की एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होने वाली है। मिनिमम एनर्जी का शेल कौन सा होगा? जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, सबसे पास में होगा। ठीक है बेटा, तो ये बातें हमें समझ में आ गई जो कि एनर्जी के बारे में कही गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा बोर के पोस्टुलेट्स में? अगर हम थोड़ा सा उसको रिकैप करें, अगर हम थोड़ा सा उसको रिकैप करिए बेटा, तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास पहली चीज हमने बोली कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्टेन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, सिर्फ कुछ ही सर्टेन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in certain fixed circular paths which are called orbits, या आप इनको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो। तो पहली हमने ये बात बोली कि वो ऐसे ही हर कहीं नहीं घूमता है, सर्टेन सर्कुलर पाथ्स में ही घूमता है, जिन्हें हम ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स भी बोल सकते हैं। एंड ऑर्बिट्स, ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में भी लिख रही हूँ, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, दे हैव फिक्स्ड एनर्जी। दूसरी बात हमने क्या बोली कि इनकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, दे हैव फिक्स्ड एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ठीक है जी, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये बातें हमने बोली कि भाई एक तो फिक्स सर्कुलर पाथ्स में घूमेगा जिसे ऑर्बिट बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अराउंड वो जो एनर्जी लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां पे फिक्स्ड एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज या गेन नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी वो रेडिएट नहीं कर रहा है। और फिर हमने ये बोला कि उन एनर्जी लेवल्स को जो हमारे पास काउंट कैसे करेंगे, न्यूक्लियस से जो बिल्कुल पहला शेल होगा उसे 1, दूसरे को 2, 3, और या फिर इन्हें के एल एम शेल हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं। और चौथी हमने बात बोली, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जो एनर्जी है वो भी हमारी एनर्जी भी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। या जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी हमारी बढ़ती जाएगी। मतलब न्यूक्लियस के पास जो शेल होगा बेटा, उसकी एनर्जी, मतलब के शेल की जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी बता दो मुझे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी बता दो, तो तुम बोलोगे सबसे कम मैम के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। इस तरह से तुम एक एनर्जी का ऑर्डर लगा सकते हो यहां पर। तो ये अभी तक हमने बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में बात की है। आई होप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ अब ड्रॉबैक्स पे।
अब तुम्हें लग रहा होगा कि हमारी क्लास में तो मैम बोर मॉडल तक ही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं चैप्टर को, एंड फॉर अस बोर मॉडल इज द फाइनल मॉडल, इसका कोई ड्रॉबैक ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्लास 9th में बेटा आप लोग यही तक पढ़ते हो, क्लास 9 के अंदर बोर मॉडल तक। लेकिन जब तुम क्लास 11 के अंदर जाओगे वहां पर तुम बोर मॉडल के आगे की कहानी भी जानोगे। ठीक है, आगे की कहानी तुम क्लास 11 में जानोगे। यहाँ पे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ड्रॉबैक हमारे पास बोर मॉडल का क्या है। तो देखो, बोर मॉडल का जो ड्रॉबैक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही मैम हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए डू नॉट एप्लीकेबल, डू नॉट एप्लीकेबल, ये इनके लिए एप्लीकेबल है, डू नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यानी कि मैं चाहूं तो मैं कार्बन, नाइट्रोजन, इनके लिए बोर मॉडल यूज नहीं कर सकती। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कैसी? तुम्हें पता है हाइड्रोजन में एक ही, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अब हीलियम है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर तो मैम 2 होता है, लेकिन अगर हम उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हम बोल रहे सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो काम करेगा। तो चाहे इसका एटॉमिक नंबर 2 है लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? 1 है। लिथियम 2 प्लस की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर मैम 3 होता है। न्यूट्रल लिथियम की बात करें तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 2 निकाल दिए तो बनाएगा Li2 प्लस, ये भी क्या होगा हमारे पास, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसी तरह से तुम बेरिलियम 3 प्लस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, हम हाइड्रोजन, अपना हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होंगी, बोर मॉडल हम उसी के लिए यूज कर पाएंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमने ड्रॉबैक की बात कर ली ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से हम क्या सीखेंगे अब नेक्स्ट, दैट इज द कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है हमको, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स। अब आपने ये तो बता दिया, बोर ने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास देयर आर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है, जहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फिक्स रहती है। अगर मुझे वहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम किस तरह से करते हैं, तो उसको किसने बताया? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के कुछ रूल्स दिए गए, बोर एंड बेरी ने रूल्स दिए, बोर एंड बेरी ने रूल्स दिए। क्या क्या रूल्स दिए उन्होंने? सबसे पहले बेटा उन्होंने बोला दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a shell is given by a formula 2n square where n is the number of orbit or energy level। उसने बोला कि आपको अगर डिसाइड करना है कि कौन से ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब आप जानना चाहते हो कि के शेल के अंदर, पहली शेल के अंदर जिसके लिए तुम्हारा n इज इक्वल टू 1 है, पहली शेल, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ शेल, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो तुम सिंपली क्या करो, इस 2n स्क्वायर के पास जाओ, बोलो हम फर्स्ट शेल में पता करना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n की वैल्यू भरो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम पहली शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हो। तो हमने क्या किया, बारी बारी क्या किया, के शेल यानी कि पहली शेल जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 है, एल शेल जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 है, m शेल जिसके लिए n इज इक्वल टू 3 है, n शेल जिसके लिए n इज इक्वल टू 4 है। हमने बोला जरा पता लगाते हैं कि ये k l m n शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स रखती है। तो हम गए इस फॉर्मूला के पास 2n स्क्वायर। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला में 2n स्क्वायर में n है, अभी k के लिए कितना है? 1 पहली शेल के लिए। तो कितने आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आगे 2 फिल कर सकते हैं। अच्छा, एल शेल में
मतलब सेकंड शेल में n का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितने आ गए मैम, ये तो 8 आ गए। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 m शेल के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितने आ गए 18 आ गए मैम। इसमें हम 18 मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम। अच्छा n के लिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर मैम, ये आ गए 32 आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। और आगे फिफ्थ शेल का पता करना हो तो उस तरह से 50 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, बट यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट देखो क्या कहता है। सेकंड कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। कह रहा है कि कोई तुम्हारी आउटर मोस्ट शेल बन रही है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें तुम्हारी 3 शेल्स हैं, KLM, ठीक है। ठीक, अब मान लो के शेल में तुम भर चुके 2, क्योंकि के की मैक्सिमम कैपेसिटी अब 2 ही है, 2 से ज्यादा ये नहीं रख सकती अपने पास। तो आगे एल शेल भी पूरी अपनी क्या होगी, भर गई 8। अब तुम्हारी एम शेल बची, एम शेल में तुम्हारे पास मैक्सिमम तुम 18 रख सकते हो। और मान लो अभी तुम्हें भरने के लिए बचे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, भरने के लिए बचे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगी। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 9 रख दिए ये सोच के कि भाई एम शेल है, एम तो 18 इलेक्ट्रॉन्स रख लेगी, तो 9 9 क्या बात हो गई, 9 तो रख ही लेगा ना। ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त जो एम है, इस वक्त जो बेटा एम है, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल, ये तुम्हारी आउटर मोस्ट शेल है। अगर ये आउटर मोस्ट शेल ना होती तो ये 18 तक रख सकती थी ना, फिर 18 के आगे भी इलेक्ट्रॉन्स होते, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन होते तो तुम यहाँ पे 18 भरते फिर आगे जाते। लेकिन अभी क्या है कि एम शेल जो है वो आउटर मोस्ट बनेगी अगर तुमने 9 रख दिए, और आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हें एम शेल के अंदर, सॉरी ये नहीं मिटा, मुझे ये मिटा था, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 रखोगे, जो बचेगा उसको अगली शेल में डालोगे। ये था तुम्हारा सेकेंड वाला रूल। ओके अच्छा मैम, कोई कोई ऐसे एटम भी होंगे जिनके पास के ही शेल होगा, है ना, कोई कोई ऐसे एटम भी होंगे जिनके पास के शेल ही होगा, एक ही शेल होगा, तो क्या उसमें 8 रख लोगे? नहीं बेटा, अगर तुम्हारा जैसे हाइड्रोजन हीलियम, इनके पास सिर्फ के ही शेल होता है ना, और वैसे भी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग क्यों ही रखेंगे। तो के शेल में वैसे भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो यहाँ पे तुम 8 भरने का पाप मत करना, ये सोचना भी मत कि के अंदर कभी तुम 8 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। के की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 ही है, चाहे ये तुम्हारी एक ही शेल है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम के लिए के शेल एक ही है, तो इसके अंदर 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 से ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं। सोचो कि भाई लिथियम का भी यही भर देते हैं, आउटर मोस्ट शेल है, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो 3 तो भर ही सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो जिस शेल की जितनी कैपेसिटी है उसे तो तुम एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। अब अगला जो इसका रूल था उस पर भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, है ना। अब देखो जैसे तुम्हें मैंने यहाँ पे बोला कि तुम्हारे पास कोई ऐसा ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट था, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना था, 19 था, है ना। तुमने 2881 करके ऐसे तुमने इलेक्ट्रॉन्स भरे, तो तुम ऐसा नहीं किया तुमने कि अच्छा के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 2 है, एक इसमें भर देते हैं फिर आगे एल शेल में भरेंगे। आप तब तक आगे मूव नहीं करोगे जब तक आपने उस शेल में जितने मैक्सिमम आ सकते थे उतने नहीं फिल कर लिए। जैसे लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, तो आप इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं भर सकते कि चल के में 1 भर दिया, नहीं, आपको पहले पूरा इसमें भरना पड़ेगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचा वो बचा, फिर वो जाएगा अगली शेल में। तो आप तब तक उस शेल से मूव नहीं करोगे जब तक उसमें जितने मैक्सिमम आ सकते थे आप उतने ना भर लो। बस आउटर मोस्ट शेल में ध्यान रखना कि आउटर मोस्ट शेल अगर कोई बन रही है तो उसमें हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना रखें। बाकी तुम ऐसा नहीं करोगे कि हाँ मैक्सिमम कैपेसिटी 8 थी बस 7 भरे और आगे चल दिए। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे थोड़ी हमें मैम सारे रूल समझ में आएंगे, जब तक हम अपने हाथों से नहीं लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं पता चलेगा। तो अब जैसे हम कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे,
उनका एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। ठीक है, हम न्यूट्रल एटम कंसीडर कर रहे हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर उसके बाद आप वहां पे क्या लिखोगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन शेल। कैसे? तो पहला एलिमेंट हम हाइड्रोजन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है भाई 1, तो ऑब्वियसली बेटा के शेल में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है बट हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 थोड़ी ना भर सकते। अब हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो के शेल में आ गए 2। ऐसा नहीं करोगे कि एक के को दे दिया एक एल को दे देते हैं, नहीं, के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो आप 2 उसी में रखोगे। उसके बाद आ गया लिथियम, लिथियम 3, तो हमें पता है कि के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो 2 फिल करो, अब जो बच गया वो आगे। फिर उसके बाद तुम देखो बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर तो पहले में 2, फिर यहाँ पर 2, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब तुम यहां से लेकर के बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो मैं लिखती हूँ अब नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो 10 कैसे आएगा मैम, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, अब कितने बच के 8, तो एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, तो हम भर सकते हैं 8। ठीक है जी। अब उसके बाद मैम नियॉन के बाद हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखोगे 2, हमें पता है मैम एल शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, हमने 8 भरे, और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो गया वो आगे एम शेल में चला गया। तो इस तरह से तुम सोडियम से लेकर के आर्गन तक फिल करोगे, सोडियम के आगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब के तुम फिल करोगे। अब मैम आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, 18, तो आर्गन के में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर एल में हमें पता है 8, और फिर अब 2 8 प्लस 2 10, बचे कितने 8, और हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है, तो 2 8 8। अच्छा, यहां तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, हमें आती है और हर बच्चे को आनी चाहिए। अब पंगा कहां फंसा, जब हमने बात करी पोटाशियम की, एटॉमिक नंबर 9, इसमें तुम देखो के एल एम एन, आपने भरे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आपको पता है 8 आएंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी 2, 8 प्लस 2 10, अभी भी 9 बच गए। आपको पता है एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, बट आप यहाँ पे 9 नहीं भरोगे, मैंने जस्ट अभी बताया, क्योंकि फिर ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी, और आउटर मोस्ट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे और फिर आगे चलोगे, जितने बच गए वो आगे वाले शेल में। इसी तरह से आप कैल्शियम का भी फिल कर दो 20, आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, 8 यहाँ पे हो गए 10, 10 और बचे हैं, एम में तो नहीं भरोगे, 8 भरोगे, और बाकी के जो बचे वो चले जाएंगे एम में। तो इस तरह से मैम हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और आप एटलीस्ट बेटा आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं आएगी तो इट्स ओके, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है उसके बाद तुम कोशिश करो कि मैं स्कैंडियम की भी लिख लूंगा, है ना, और मैं टाइटेनियम, वेनेडियम, मैं ये वाले एलिमेंट्स में 21 22 23, तो इनमें भी आप गलती करोगे, आप 20 तक लिखो, 9th क्लास में मोर देन एनफ है। और हाँ, हम कुछ ट्रिक्स और बना के हम लोग उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन इसके एलिमेंशियल में भर के हम लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अगर तुम्हें सीखना होगा तो मैं सिखा दूंगी, बट उसको आप रहने दो क्लास 11th के लिए, जब आप थोड़ा और नॉलेजेबल हो जाओगे, जब आप सब शेल्स के बारे में जान लोगे, तब जो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब आप सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, तब आप फिर सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। बट अभी इस क्लास में आई थिंक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक आप लोगों का आई थिंक सबको इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को लिखने आना चाहिए जो आपको अभी यहाँ पर सिखाई गई है। ठीक है, हो सकता है आप इससे बड़े एलिमेंट्स की कोशिश करें तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में गलती कर दें, बट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आप सही लिखोगे और इन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे। सो आई थिंक now you all can write configurations
और पेपर में तुम्हें यहाँ से बाहर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने को नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है तुम लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। इससे आगे जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस एंड एवरेज एटॉमिक मास ऑल्सो। वी विल डू आइसोटोप्स, आइसोबार्स। ये सारी टर्म्स जो होंगी हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। और ये वाला सेशन हम लोग यहाँ तक, मैं इस सेशन का आपको करवा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। जो जो हमने यहाँ पे पढ़ा, बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स, हमने रूल्स पढ़े कैसे हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप लोग रिवाइज करोगे। और कोई भी डाउट आपको आता है, यू कैन जस्ट drop comment. I'll read your comment. Obviously, I read your comment and I'll reply. ठीक है? So that's all. Thank you so much for watching.